गुड आफ्टरनून बच्चों, अमित सर फ्रॉम कंसेप्ट एंड क्लैरिटी। बिजनेस स्टडीज की क्लास है बच्चों। हम लोगों ने कल जहां पर छोड़ा था हम आज से शुरू करेंगे वहां पर फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बेसिकली हम लोग ये डिसाइड करते हैं बच्चों कि हमें मार्केट से जो पैसा उठाना है वो पैसा हमें किन किन सोर्सेज से उठाना है। हमारे पास बेसिकली दो सोर्स हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो इक्विटी हो सकता है जिसको हम ओनर्स बुलाते हैं, या फिर एक डेट हो सकता है जिसको हम लोग उधार का पैसा लेते हैं। सबसे पहले तो ना बात ये आती है कि ना जी आप मार्केट से पैसा उठाना क्यों चाहते हो। इससे पहले का जो डिसीजन था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें हमने डिसाइड किया था कि हमें ना एक बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी है और उस मशीनरी को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अब हमें जो पैसा चाहिए वो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम ये पैसा कहां से लेंगे बेटा, उसी को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। हमारे पास चॉइस है, या तो हम इक्विटी के थ्रू पैसा लेंगे या फिर हम लोग डेट के थ्रू, डिवेंचर्स के थ्रू पैसा लेंगे बेटा यहाँ पर। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आपके पास दो सोर्स हैं बेसिकली, एक तो इक्विटी है और एक डेट है। मैंने दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक बताए बेटा। सबसे पहले मैं इक्विटी के बारे में बता दूं आपको। इक्विटी को बेसिकली बोलते हैं ओनर्स, इक्विटी को बेसिकली बोलते हैं मालिक यहां पर, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि एक रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूं यहां पर। ये जो है बेटा मान लेते हैं रिलायंस कंपनी है, ये यहां पर रिलायंस RIL रिलायंस कंपनी है और हम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और ये यहां पर लोग हैं बेटा, ये यहां पर लोग हैं यहां पर, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं यहां पर। रिलायंस कंपनी ना इन लोगों के पास जाएगी, इन लोगों को बोलेगी कि भाई आप हमें ना पैसा दे दो। इन लोगों को बोलेगी, सब लोगों को, इन सब लोगों को बोलेगी। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये बोल रहे हैं कि हम आपको पैसा देने को तो तैयार हैं, लेकिन हम आपके साथ क्या बनना चाहते हैं, ओनर बनना चाहते हैं। ओनर का मतलब क्या है, जो भी पैसा हम आपके बिजनेस में लगाएंगे, जिससे आप अपना मशीनरी खरीदोगे, मशीनरी को खरीदने के बाद आप जो भी माल बेचोगे उससे जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के अंदर हमारा भी हिस्सा होगा। रिलायंस कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, आप हमारी कंपनी के अंदर ओनर बन जाओ। तो यहां पर ये जो ओनर बन गए ये प्रॉफिट में भी हिस्सा लेंगे बेटा। किसमें हिस्सा लेंगे, प्रॉफिट में भी हिस्सा लेंगे, आप याद रखना यहां पर। इसीलिए जब कभी भी हम बात करते हैं ओनर्स फंड की, ओनर्स फंड के अंदर जो रिटेन्ड अर्निंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा है बेटा ये। और प्रॉफिट का हिस्सा किसको जाता है, हमेशा ओनर्स को जाता है यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम लोग बुलाते हैं डिविडेंड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जाहिर सी बात है बेटा, जब ये लोग रिलायंस कंपनी में ओनर बनेंगे तो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए ओनर बनेंगे ना बेटा। यहाँ पे ये लोग क्या चाहिए होगा इनको यहाँ पर। जब अमित सर मान लेते हैं, अगर ये है यहाँ पर, अगर मान लेते हैं ये अमित सर हैं, AS का मतलब अमित सर हैं। अमित सर ने अगर रिलायंस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है तो क्या सोच के पैसा लगाया है कि रिलायंस कंपनी को प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट में रिलायंस कंपनी अमित सर का हिस्सा दे देगी बेटा यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब अमित सर ने जो भी पैसा रिलायंस कंपनी को दिया है उसकी अपनी एक कॉस्ट है और उसको क्या बुलाते हैं बेटा, हम लोग डिविडेंड बुलाते हैं बेटा हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, इक्विटी की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है यहाँ पर, डिविडेंड होती है। इसके बाद है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इसको हम बुलाते हैं एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या है, अगर अमित सर ने रिलायंस कंपनी को पैसे दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, अगर रिलायंस कंपनी को उसका प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के अंदर अमित सर का भी हिस्सा है बच्चों। रिलायंस कंपनी उस प्रॉफिट में से हिस्सा निकाल करके किसको देगी बेटा, अमित सर को निकाल करके हिस्सा देगी यहाँ पे बेटा। लेकिन मजे की बात यह है यहाँ पर कि रिलायंस कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है कि वो अमित सर को प्रॉफिट में हिस्सा दे या नहीं दे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। रिलायंस कंपनी के सर के ऊपर तलवार नहीं लटकी है कि रिलायंस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और अमित सर सामने मांगने आ गए कि ना जी मैंने आपको जो पैसा दिया था उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है आप मुझे मेरे प्रॉफिट में हिस्सा दे दो। तो रिलायंस कंपनी के ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है कि वो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट में हिस्सा दे, इसलिए हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, एप्रोप्रिएशन। अब मैं बात करूंगा डेट की। डेट का मतलब क्या होता है, बोरोड फंड, उधार का पैसा। उधार के पैसे में ना आप हमेशा दो चीज याद रखो बच्चों, जो पैसा लिया है वो पैसा वापस करना पड़ेगा और साथ ही साथ जितने टाइम के लिए आप पैसे को यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, इंटरेस्ट।
इसका मतलब क्या है बेटा यहाँ पर कि ये लोग वो हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ ओनर नहीं बनना चाहते, क्योंकि रिस्क है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो हम तो जी आपको ना पैसा उधार दे रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेट। और यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा इनको, यहाँ पे मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। तो पैसा रिलायंस कंपनी जो पैसा उधार ले रही है उसके बदले में रिलायंस कंपनी जो देगी उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का जो टेक्निकल नेम है क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ डेट। जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपल्शन। रिलायंस कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इनको यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा बेटा। तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, जो डेट है उसका पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और वो है टैक्स डिडक्टिबिलिटी। ये जो इंटरेस्ट होता है, अब मैं आपको समझाऊं कैसे। ये जो इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट को खर्चा माना जाता है बेटा। मैं यहाँ लिख देता हूं, जो इंटरेस्ट होता है इसको क्या माना जाता है, इसको एक्सपेंडिचर माना जाता है, एक्सपेंडिचर माना जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इंटरेस्ट को एक्सपेंडिचर मानोगे बच्चों, ध्यान से समझना, तो एक्सपेंडिचर मानने की वजह से आपका प्रॉफिट हो जाएगा कम, खर्चे बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा कम, और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा बच्चों तो आपका जो टैक्स है वो भी कम आएगा। तो आपका जो टैक्स कम आया है वो किसकी वजह से कम आया है बेटा, वो इंटरेस्ट की वजह से कम आया है। इसीलिए हम इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल। मतलब अगर मैंने, अमित सर ने बैंक से पैसा उधार लिया है 100 रुपए, और इसके ऊपर मैं बैंक को दे रहा हूं 10 रुपए का इंटरेस्ट बेटा। इस 10 रुपए का इंटरेस्ट देने की वजह से मेरा खर्चा बढ़ गया, और जैसे ही मेरा खर्चा बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा कम, और जैसे ही मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा मेरा टैक्स हो जाएगा कम। तो ये मेरे लिए तो फायदे की बात है ना बेटा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना मेरे लिए फायदे की बात है यहाँ पर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है इसको, टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट मेक्स इंटरेस्ट मोर चीपर। इंटरेस्ट को ये चीपर बनाता है, सस्ता बनाता है बेटा क्योंकि आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है यहाँ पर। इसके बाद है हमारे पास रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट। अगर आपने पैसा उधार लिया है तो हो सकता है कि फ्यूचर में कभी आप पेमेंट नहीं कर पाओ, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क बेटा। यहां पर क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल रिस्क। सॉरी। अब आप एक और चीज याद रखना, नॉर्मली जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। मैं लिख दूं वापस से यहां पर, जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है देयर इज अ कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेट होती है, क्या बुलाते हैं बेटा हम इसको यहाँ पर, इसको हम बुलाते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है इट इज चीपेस्ट इन ऑल फॉर्म। हाँ जी, मैंने एक बात लिखी है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है या जो इंटरेस्ट है वो चीपेस्ट होता है इन ऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारे पास दो तरह की कैपिटल होती है, एक तो होती है इक्विटी और एक होती है डेट बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये समझाता हूँ, समझना ध्यान से। यहाँ पर ये है इक्विटी और ये है डेट। फ्रॉम होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब दो लोग हैं, ये एक बंदा है, ठीक है, और ये एक बंदा है यहाँ पर। इस बंदे ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो इसको रिस्क भी ज्यादा है, मोर रिस्क। क्यों रिस्क, इसको क्यों ज्यादा है बेटा यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, रिस्क ज्यादा हो गया। जब रिस्क ज्यादा है तो इसको रिटर्न भी क्या चाहिए यहाँ पर, ज्यादा चाहिए बेटा यहाँ पर। दूसरा बंदा है जिसने रिलायंस कंपनी को पैसा उधार दिया है, इसको मतलब नहीं है रिलायंस कंपनी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसको यहाँ पे क्या चाहिए, अपना इंटरेस्ट चाहिए बेटा, तो इसको रिस्क कम है, तो इसलिए इसको रिटर्न भी क्या मिलेगा यहाँ पर, कम मिलेगा बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना। अब बात करते हैं फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। ये कंपनी है बेटा यहाँ पर, ये कंपनी है हमारे पास यहाँ पर, ये मैंने कंपनी ले ली है यहाँ पर। कौन सी कंपनी ले ली, रिलायंस कंपनी ले ली, RIL लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस कंपनी ने पैसा अगर मार्केट से उठाया है इक्विटी के बेसिस पर, मतलब उसने लोगों को ओनर्स बनाया है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर रिलायंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कंपनी को ना रिस्क कम है। क्यों कम है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को यहाँ पर डिविडेंड देने का या प्रॉफिट में हिस्सा देने की कोई भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर रिलायंस कंपनी ने लोगों से पैसा उधार लिया है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखना, रिलायंस कंपनी के सर पर हमेशा तलवार लटकी हुई है कि रिलायंस कंपनी को हमेशा इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, आपने एक तो होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखा, जो लोग पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर, चाहे वो शेयर्स के फॉर्म में लगा रहे हैं चाहे डिवेंचर्स के फॉर्म में लगा रहे हैं, ये इंसान है, इसको ज्यादा रिस्क है तो इसको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। इस इंसान ने पैसा उधार दिया है कंपनी को,
तो इसको रिस्क कम है तो इसको रिटर्न भी कम मिलेगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरेस्ट इज द चीपेस्ट। जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, चीपेस्ट होता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, अब आप देखना है मैंने एक वर्ड लिखा हुआ फ्लोटेशन कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी कंपनी मार्केट में पैसा उठाने जाती है तो उसको वहां पर एडिशनल खर्चा करना पड़ता है। डिविडेंड का खर्चा तो फिक्स है, वो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का खर्चा तो फिक्स है, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन फ्लोटेशन का खर्चा आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार करना पड़ता है जब कभी भी कंपनी मार्केट से पैसा उठाने जा रही है बच्चों यहाँ पर। कौन सा खर्चा, रिलायंस कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए, चाहे शेयर्स के बेसिस पर चाहे डिवेंचर्स के बेसिस पर। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा, लॉयर को फीस देनी पड़ेगी, ब्रोकरेज देना पड़ेगा पहली बार, ये सारे खर्चे पहली बार होंगे, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्लोटेशन कॉस्ट। बहुत बढ़िया पॉइंट है जो रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने अपने पास बचा करके रखा है, ठीक है, वो पैसा उन्होंने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है बेटा। तो रिटेन्ड अर्निंग पर कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है। रिटेन्ड अर्निंग को आप पब्लिक से लेकर के नहीं आते हो, रिटेन्ड अर्निंग कंपनी के अंदर पहले से ही पड़ा हुआ होता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट होता है जब कभी भी कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करेगी या इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा हर हाल में, उसके ऊपर कंपल्शन है बेटा यहाँ पर, ठीक है। और कंपनी ने जिस इंसान से पैसा उधार लिया है तो उस इंसान होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को फायदा हो रहा है कंपनी को नुकसान हो रहा है, वो तो वहां पर इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। तो सामने वाले इंसान का रिस्क नहीं है, इसलिए उसको रिटर्न भी कम मिलेगा बेटा यहाँ पर। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब आप आ जाइए यहाँ पर फैक्टर्स, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर ये डिपेंड करता है कि कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा लेगी या फिर कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू पैसे लेगी। सबसे पहला है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब आपको पता नहीं क्या होता है, दो चीजों की कॉस्ट होती है, एक तो इक्विटी की कॉस्ट होती है और एक किसकी होती है, डेट की कॉस्ट होती है। इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है बेटा, डिविडेंड, और डेट की कॉस्ट क्या होती है बेटा, इंटरेस्ट। जिसकी कॉस्ट कम होगी कंपनी उससे पैसा लेगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा। यहाँ पर जो डेट है, जो डिवेंचर है, उसके ऊपर हम जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं वो हमेशा कम करते हैं। तो देखो लिखा है मैंने साफ साफ यहाँ पर, जो इक्विटी है उसकी कॉस्ट मोर होती है, डिवेंचर की कॉस्ट कम होती है। जो फाइनेंस मैनेजर है वो किसके थ्रू पैसा लेगा, जिसकी चीप है, और चीप नॉर्मली किसकी होती है, डिवेंचर्स की होती है। फिर है रिस्क। अब रिस्क में भी देख लो बेटा यहाँ पर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो कंपनी को शेयर्स में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि कंपनी ने मार्केट से जो पैसा लिया है लोगों से, उसके ऊपर जो डिविडेंड का पेमेंट करना है दैट इज नॉट कंपल्शन, है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन इंटरेस्ट के केस में कंपनी को बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिस्क दे दो, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट दे दो, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो रिस्क ज्यादा है बेटा। तो फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी हैज मोर रिस्क इन डेट। फ्लोटेशन कॉस्ट, याद रखना जब कभी भी कंपनी मार्केट में जाती है पब्लिक के पास पैसा लेने के लिए, इक्विटी से लेगी और डिवेंचर से लेगी। जब वो इक्विटी के थ्रू पैसा लेने जाती है तो कंपनी को ना बेटा बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा ब्रोकरेज देनी पड़ती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी के केसेस में हमेशा ज्यादा होता है और डिवेंचर में कम होता है बेटा यहाँ पर। तो ये हो गया कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक और चीज याद रखना हमेशा, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ यहाँ पर, कंपनी प्रिफर डेट। कंपनी हमेशा पैसा उधार लेना चाहती है, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना है ना वो कम है। कंपनी अगर 100 रुपए बेटा इक्विटी के थ्रू ले रही है और 100 रुपए मान लो अगर लोन के थ्रू ले रही है, तो इक्विटी के ऊपर तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा डिविडेंड का, मान लेते हैं 15%, और इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा मान लेते हैं 10%। मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पर, जैसे ये डिविडेंड है मान लेते हैं 15% का है और ये मान लेते हैं 10%। हमेशा हमेशा और हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगा किससे, रेट ऑफ डिविडेंड से बेटा यहाँ पर। तो कंपनी हमेशा प्रेफर क्या करती है कि हम जो है पैसा उधार ले लें, लेकिन इसमें एक टेंशन है, अगर किसी भी साल कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाई बेटा, एक तो मार्केट में कंपनी की इमेज खराब होगी, और दूसरा जो लेंडर है जिसने हमें पैसा उधार दिया है वो हमारे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। तो कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अगर कंपनी को ऐसा लगता है मोर कैश इन फ्यूचर तो इजीली पेमेंट कर सकती है इंटरेस्ट का, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकती है बच्चों यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करेंगे लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बहुत बढ़िया पॉइंट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। आप समझना मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए बचते हैं। 1 लाख रुपए में मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं किराया दे दूं अपने शोरूम का,
या फिर मैं मार्केट से पैसा उधार ले लूं और उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दूं। दो ऑप्शन है मेरे पास। मैंने अगर किराया देना है शोरूम का बेटा, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के सारे खर्चे, वो हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं बेटा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो जैसे सैलरी हो गई, जैसे रेंट हो गया, ये तो देने ही देने हैं। अगर मेरे बिजनेस के अंदर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगा तो मेरे पास पैसा नहीं बचेगा बिल्कुल भी इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए, तो मैं मार्केट से डिवेंचर्स के थ्रू पैसा नहीं उठा सकता। तो मैं मार्केट से किस चीज से पैसा उठाऊंगा बेटा? इक्विटी से पैसा उठाऊंगा, ध्यान रखना। तो देखो लिखा हुआ है यहां पर, मोर ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज मोर रेंट हैज टू बी पेड, तो लेस कैश इन हैंड, पैसा कम बचेगा, टू पे इंटरेस्ट, तो लेस डेट और मोर इक्विटी। इसके बाद है कंट्रोल कंसीडरेशन। ये कंट्रोल का मतलब क्या है यहां पर? ये कंट्रोल का मतलब ये बच्चों यहां पर कि अगर मान लो कंपनी के अंदर पहले से ही शेयर होल्डर्स हैं और वो सारे के सारे जो शेयर होल्डर्स हैं बेटा यहां पर वो ये चाहते हैं कि कोई नया शेयर होल्डर नहीं आए, क्योंकि नया शेयर होल्डर आएगा तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी पावर कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी जो पावर है वो कम हो जाए बेटा यहां पर। तो वो जब कभी भी मार्केट से पैसा उठाएंगे तो डेट के थ्रू उठाएंगे, ध्यान रखना बेटा हमेशा। यहां पर तो लिखा हुआ है इश्यू ऑफ मोर शेयर्स मतलब मोर ओनर्स, मतलब डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल। जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बेटा। तो कंपनी प्रेफर क्या? डेट फाइनेंसिंग, मतलब वो डिवेंचर से पैसा लेगी यहां पर। फिर है बेटा हमारे पास स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, हर कोई बंदा शेयर्स खरीदना चाहता है, तो उस टाइम पर जाकर के आप अपनी कंपनी के ना शेयर्स बेच दो। 50 रुपए का शेयर अगर 70 में बेचोगे ना तो भी लोग खरीद लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा चल रहा है बेटा यहां पर। इसको हम बोलते हैं बूम पीरियड, बूम पीरियड। तो लिखा हुआ है पीपल बाय मोर शेयर्स, तो कंपनी प्रेफर इक्विटी। लेकिन अगर समय खराब चल रहा है, जैसा कोरोना वायरस में चल रहा है, कोई भी शेयर्स खरीदने को तैयार नहीं है बेटा, और कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, कोई शेयर्स खरीद नहीं रहा है, तो 50 रुपए की शेयर की वैल्यू है, लोग उसको 10 रुपए में भी खरीदने को तैयार नहीं होंगे बच्चों यहां पर। तो इसीलिए ऐसे टाइम पर कभी भी कंपनी को इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, उसको जो है डिवेंचर्स के थ्रू पैसा लेना चाहिए बच्चों यहां पर। बस इसके बाद हमारा डिविडेंड डिसीजन है, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों।